Okay, guys, let us start with the third chapter in our geography: Earth movements and major landforms. Okay, well, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हमारे अर्थ को जिस मॉडर्न तौर अभी जिस रूप में देखते हैं आप अर्थ को, ऐसा एग्जैक्टली अर्थ था नहीं हमेशा से. ओके, अभी जो है अर्थ क्या है तो एक बड़ी जो है जिगसॉ पजल की तरह है, जहाँ पर कि कह सकते हो कि इंडिविजुअल पीसेस जो हैं वो फिट करके एक इंडिविजुअल पीसेस को आप एक जगह जमा करके जो है बड़ा पिक्चर बना सकते हो. लेकिन बेसिकली जिन लैंडफॉर्म्स को हम देखते हैं अर्थ के सरफेस पर, वो जो है हमेशा से एक जैसे नहीं रहे हैं, वो कॉन्स्टेंटली चेंज हुए हैं. तो आज के इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होते हैं और उनका मूवमेंट क्यों और कैसे होता है. फिर अर्थ के इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस में क्या डिफरेंस होता है. फिर वॉल्केनो के टाइप्स क्या क्या हैं. ओके, अर्थक्वेक कैसे होते हैं, डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन कैसे होता है, और फिर जो है किस तरह के लैंड फॉर्म्स जो है वो रिवर, ग्लेशियर, विंड और वेव्स के द्वारा बनते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के दरमियान में. बट लेट अस बिगिन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. बेसिकली अगर कहो तो हमारा अर्थ जो है वो शुरू से ऐसा नहीं दिखा है, शुरू से ही ऐसा नहीं रहा है, ये बात तो सही है. ओके, 250 मिलियंस अगो, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डेट, यू शुड नोट इट डाउन, क्योंकि 250 मिलियंस अगो all the continents were joined together as a super continent known as Pangea. तो बेसिकली जो है सारे जो कॉन्टिनेंट्स होंगे, जो भी लैंडमास आपका है, वो सब एक जगह जमा होगा. ये इसका नाम होगा पैंजिया, और ये जो है एक बड़े से ओशन के बीच में सिचुएटेड होगा. मतलब इसके चारों तरफ से जो है पानी ही पानी होगा, और उस ओशन का नाम होगा पैंथेलासा. ठीक है, तो पैंथेलासा जो है दैट विल बी द ओशन विद इन विच यू विल हैव दिस सुपर कॉन्टिनेंट नेम्ड पैंजिया. तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियोरी जो है विच वॉज प्रोपाउंडेड बाय एल्फ्रेड वैगनर ने जो है जो कि जियो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो ये थ्योरी दी थी. तो उनके मुताबिक ये सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया जो है वो करीब 200 से 250 मिलियन ईयर्स पहले जो है टूटना शुरू हो गया. थ्योरी ये कहती है कि इनिशियली जो है ये ब्रेक होकर दो मैसिव कॉन्टिनेंट्स में बटा, लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड, और इवेंचुअली जो है फिर और टूटते टूटते जो है जो करंटली जो कॉन्टिनेंट्स हम देख रहे हैं साथ, तो वो सब आ गए फिर इसमें. तो खैर ये होता क्या है, तो अर्थ का क्रस्ट जो है यहीं पर जो है लिथोस्फेरिक प्लेट का आइडिया आता है कि अर्थ का क्रस्ट जो है वो छोटे छोटे जो है प्लेट्स में टूटा हुआ है, जिन प्लेट्स को हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं. और टोटल जो है 7 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, और फिर कुछ माइनर वंस भी हैं, छोटे छोटे हैं. तो ये 7 जो मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, अफ्रीकन प्लेट हो गया आपका, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट. अभी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में ऑलरेडी जो है एक शायद रप्चर का चांस जो है वो बन रहा है समवेयर इन द इंडियन ओशन, बट अगेन ये प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. तो अफ्रीकन प्लेट, फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, देन यू हैव गॉट द यूरेशियन प्लेट, द पैसिफिक प्लेट, द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, द साउथ अमेरिकन प्लेट एंड द अंटार्कटिक प्लेट. तो ये जो है टोटल 7 जो है इंपॉर्टेंट प्लेट्स हैं. अब जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं ये कॉन्स्टेंटली मोशन में रहते हैं, ये कॉन्स्टेंटली जो है मूव करते रहते हैं. ओके, क्यों करते रहते हैं ये प्लेट मूवमेंट क्यों होता है. तो रीज़न इसका ये है कि अर्थ के कोर में जो है देयर इज ट्रिमेंडस हीट जनरेटेड इनसाइड द कोर ऑफ द अर्थ. तो अर्थ के कोर में, चूँकि हम लोगों ने अर्थ के 3 सरफेस को देखा था ना, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर, तो जैसे जैसे आप नीचे जाइएगा प्रेशर इतना बढ़ता जाता है कि उसकी वजह से जो है टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है, और इवेंचुअली कोर का जो खास करके आउटर लेयर जो है कोर का आउटर कोर, वो मोल्टन स्टेट में होता है इस वजह से. तो ट्रिमेंडस हीट की वजह से जो है अर्थ का कोर जो होता है वो कह सकते हो कि मेल्ट कर जाता है. मेंटल में जो रॉक्स मौजूद होते हैं वो मेल्ट कर जाते हैं. ओके, और ये जो मोल्टन रॉक्स हैं, अब मान लो कि मेंटल में जो रॉक्स मौजूद हैं वो जब मेल्ट करेगा, तो आपको पता है कि कोई भी जो मैटर है वो गर्म होने पर क्या होता है, एक्सपैंड होता है, फैलता है. समझे कि नहीं. कोई भी मैटर अगर गर्म करोगे आप उसको, अगर आग जला के उसको अगर गर्म करोगे आप, तो अगर इतना बड़ा है तो धीरे धीरे फैल के जो है वो कम से कम थोड़ा ज़्यादा स्पेस तो जरूर लेना शुरू कर देगा, एक्सपेंसन होगा. और इसके अलावा जो है गर्म करने पर कोई चीज़ जो है वो ऊपर भी उठती है, देखते हैं कि नहीं, भाप जो है वो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ. और जब ये मान लो एक्सपैंड होगा, ऊपर की तरफ उठेगा ये मेंटल में मौजूद रॉक, पिघला हुआ रॉक, ये क्या करेगा, ऊपर के जो है प्लेट्स को जो है एक दूसरे से दूर पुश करेगा ना. जैसे मान लो कि चावल ही जब आपका बॉयल होता रहता है, अगर मान लो कभी क्या कहते हैं उसका
पतीले वगैरह में जब आप चावल बनाते हैं और चावल का पानी जब पूरा बॉयल होने लगता है तो क्या करता है, ढक्कन को अपनी जगह से हिलाने की कोशिश करता है ना। अंदर जब काफ़ी ज़्यादा वेपर बन जाता है तो वो क्या करता है, ढक्कन को ऊपर की तरफ फेंकता है, उसको हिलाने की कोशिश करता है। तो ठीक वैसे ही ये रॉक्स जब मेल्ट कर जाते हैं मेंटल में तो गर्म होने की वजह से, तो फिर ये फैलते हैं, ये ऊपर उठते हैं और क्या करेंगे, ये ऊपर वाले जो क्रस्ट का जो हिस्सा है या कहते हैं ऊपर जो लिथोस्फेरिक प्लेट है इसको एक दूसरे से दूर पुश करेगा। और जब मान लो कि उनको एक दूसरे से दूर पुश करेगा तो फिर वो मूव करने लगेंगे। और फिर जब मान लो कि यही पोर्शन जो है ये मोल्टन रॉक जो है जब ठंडा हो जाएंगे तो उसके बाद ये फिर जो है सिंक करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे और फिर प्लेट्स जो है वो एक दूसरे की तरफ जो है मूव करना शुरू करेंगी। तो यही प्रोसेस जो है इसे ही कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। ओके, ये जो प्लेट्स का मूवमेंट होता रहता है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स का जो ये मूवमेंट होता रहता है, ठीक है, इसी को कहते हैं हम प्लेट टेक्टोनिक्स। अब ये जो प्लेट मूवमेंट है ये 3 टाइप का है। एक है आपका कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट। ये तब होता है जब कंप्रेशन के फोर्स की वजह से 2 प्लेट्स जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं और वो कोलाइड कर जाते हैं, टकराते हैं। तो मान लो कंप्रेशन की वजह से इधर से जो है एक प्लेट आया, ये प्लेट इधर मूव कर रहा है और ये प्लेट जो है इधर से मूव करता हुआ आ गया, ठीक है। तो ये प्लेट जब मूव कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका हिस्सा जो है वो मान लो इसके नीचे जो है जाना शुरू कर देगा और अल्टीमेटली जो है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स एक नया लैंड फॉर्म जो है वो यहाँ पर क्रिएट होगा, समझे कि नहीं। तो ये जो है आपका कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट हो गया। इसका एग्जांपल हमारा हिमालय जो है वो भी इसका एग्जांपल है कि एक तरफ जो है यूरेशियन प्लेट है, राइट, यूरेशियन प्लेट जो है वो एक तरफ मौजूद है, इधर से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो आके इसमें कन्वर्ज कर जाती है और उस कन्वर्जन की वजह से क्या होता है कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो जो है नीचे की तरफ जो है कह सकते हो कि पुश करती है, ठीक है ना, कन्वर्ज करती है और उस कन्वर्जन की वजह से क्या होता है, तो हिमालय जो है फोल्ड माउंटेन के रूप में जो है बड़ा होकर आपके सामने आ जाता है। ओके, तो कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट पहला हो गया, जबकि कंप्रेशन की फोर्स की वजह से 2 प्लेट जो है वो एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं और टकरा जाते हैं। डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट तब होता है जब टेंशन की वजह से, टेंशन वाले फोर्स की वजह से 2 प्लेट जो है वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। जब वो एक दूसरे से दूर जाएंगे तो इधर जो ये पिघला हुआ है ना मेंटल में, मेंटल का जो पिघला हुआ कोड है, मेंटल का जो पिघला हुआ हिस्सा है वो जो है ऊपर की तरफ जो है मूव करेगा और ऊपर की तरफ मूव करके वो क्या करेगा, धक्का दे के बाहर भी निकलेगा। तो कोर एक दूसरे से जो है प्लेट जो है वो एक दूसरे से दूर जाएगा और इधर ये जो है पिघला हुआ हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। फिर आपका है ट्रांसफॉर्म प्लेट मूवमेंट। ट्रांसफॉर्म प्लेट मूवमेंट में क्या होता है कि 2 प्लेट जो होते हैं वो एक दूसरे से जो है हॉरिजॉन्टली स्लाइड पास्ट करते हैं, मतलब कि एक जो है वो इधर चला, दूसरा जो है वो इधर चला, एक दूसरे से लेकिन सटते हुए ये निकलते जाते हैं। दैट इज योर ट्रांसफॉर्म प्लेट मूवमेंट। तो इस तरह से 3 टोटल प्लेट के मूवमेंट टेक्टोनिक मूवमेंट हो गए, राइट, कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट, डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट एंड देन ट्रांसफॉर्म प्लेट मूवमेंट। अब अर्थ के जो मूवमेंट्स हैं इनको जो है फिर कॉजल फोर्सेस के आधार पर भी जो है इनको क्लासिफाई किया गया है, बांटा गया है। अब ऐसे फोर्सेस जो कि अर्थ के अंदर काम करते हैं, प्रभाव डालते हैं, इन्हें कहते हैं एंडोजेनिक और इंटरनल फोर्सेस। ओके, सो फोर्सेस दैट एक्ट इनसाइड द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक और इंटरनल फोर्सेस। ये भी 2 टाइप के हैं। फिर सडन फोर्सेस लाइक अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस एंड लैंडस्लाइड्स एंड देन डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। ओके, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस जैसे कि माउंटेन वगैरह बनता है ना, धीरे धीरे होता है ना, ये अर्थ के अंदर के फोर्स की वजह से ही होता है लेकिन धीरे धीरे ये जो है मैनिफेस्ट होता है, राइट, जैसे कि हिमालयाज वगैरह का निर्माण देख लो। नाउ द फोर्सेज दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक और एक्सटर्नल फोर्सेज। और वो फोर्सेज जो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर प्रभाव दिखाते हैं उन्हें एक्सोजेनिक या एक्सटर्नल फोर्सेज कहते हैं, जैसे कि रिवर, ग्लेशियर, विंड एंड सी वेव्स। ये जो है धीरे धीरे काम करते हैं और इनका असर जो है वो इरोजनल और डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ में होता है। Okay, so we have got like volcano and then we will look at like these forces, exogenous and everything. So let us like just quickly go through these like sudden forces like volcanic eruption. तो volcano क्या है, तो ये अर्थ में जो है ओपनिंग है। अर्थ में जैसे मान लो कि ये अर्थ का सरफेस हो गया जैसे यहीं पर, तो यहाँ पर एक रास्ता जो बन गया ना,
तो ये जो ओपनिंग यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, मान लो प्लेट के इधर उधर चले जाने की वजह से, तो ये एक ओपनिंग हो गया क्रस्ट में, और इस रास्ते से मैग्मा जो है वो अर्थ के सरफेस पर आ सकती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वॉल्केनो। अब ये वॉल्केनो बन गया आपका। अब मैग्मा जो अर्थ के सरफेस पर पहुंच जाएगा वो क्या कहलाएगा? लावा। ओके, और जिस रास्ते से ये बाहर निकला है ये रास्ता क्या कहलाएगा? वेंट। ठीक है, सो लाइक आई मीन वी हैव गॉट लाइक दिस प्लेस हियर। तो बेसिकली ये जो है आपका मैग्मा हो गया। ये मैग्मा जो है इस वेंट से होते हुए बाहर आएगा और पिघल नीचे जो है बढ़ेगा, नीचे आके जम जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? नीचे बाहर निकलते ही बन जाएगा लावा आपका। अब जिस टाइम में ये कह सकते हो कि लावा और बाकी मटेरियल्स निकलते हैं, राइट, तो वोल्केनो आई मीन वोल्केनो से जो ये लावा है, फिर जैसे कि राख, ऐश या सिंडर, ये सब जो निकलता है वोल्केनो से, तो ये ओपनिंग के आसपास जो है जमा होने लगता है। लावा निकलेगा तो मान लो इधर जमा होगा, इधर उधर जमा होगा, राख निकलेगी वो इधर उधर जमा हो जाएगी, राइट, सिंडर जो जला हुआ जो पार्ट निकलेगा वो भी इधर उधर जमा हो जाएगा, राइट, और इससे क्या हो जाएगा? तो ये कोनीदार जो है हिल या माउंटेन टाइप का बन जाएगा। अगर वोल्केनो के टॉप को देखोगे तो यहाँ पर जो है कप या फिर फनल जैसे शेप का जो है एक क्रेटर बना रहता है, गड्ढा बना रहता है, इसे क्रेटर कहते हैं। ठीक है, इसी क्रेटर से जो है निकलता है। और हाँ, बिल्कुल नीचे जो है आपका ये मैग्मा चैम्बर हो गया। ओके, क्रस्ट के नीचे मौजूद है ये। तो अब ये जो ये आपका हो गया वॉल्केनिक इरप्शन, जहाँ पर कि मैग्मा जो है उसको कहीं ना कहीं क्रस्ट में थोड़ा सा जो है गैप मिलता है, रास्ता मिल जाता है, और उस वेंट के रास्ते जो है वो सब कुछ को बाहर निकाल के रख देता है। ओके, अब कितनी जल्दी या कितनी फ्रिक्वेंटली ये इरप्शन होता है, इसके आधार पर वोल्केनो को 3 टाइप में बांटा जाता है। एक्टिव वोल्केनो वो होता है विच हैज़ लाइक कंटिन्यूस वोल्केनिक एक्टिविटी एंड इरप्शन कैन टेक प्लेस एनी टाइम। ओके, जैसे कि मौना लोआ हवाई में या फिर स्ट्रोम्बोली इटली में, ये जो है एक्टिव वोल्केनो के एग्जांपल्स हैं, जहाँ पर कि लगातार वोल्केनिक एक्टिविटी चलती ही रहती है और किसी भी टाइम में इरप्शन जो है वो हो सकता है। देन यू हैव गॉट डॉर्मेंट वोल्केनो, एंड दिस इज़ वन विच हैज़ नॉट इरप्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये वो वाला है जो कि लंबे टाइम से इसमें इरप्शन नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी इरप्शन हो सकता है, जैसे कि माउंट फुजियामा जापान में या फिर माउंट वेसुवियस इटली में। फिर उसके बाद जो है यू हैव गॉट दिस लाइक एक्सटिंक्ट वोल्केनो वो है जिसके इरप्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं है, एंड देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर इरप्शन, जैसे कि माउंट किलिमंजारो और माउंट केनिया अफ्रीका में जो है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। बहुत सारे ऐसे भी वोल्केनो हैं जो कि अंडर वाटर जो है शुरुआत हुई जिनकी, और अब जो है फुल फ्लेज आइलैंड है, जैसे कि हवाई या फिर आइसलैंड की जो कंट्री है वो, इधर जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है इंडिया में, वो भी वोल्केनिक ओरिजिन का है। ज़्यादातर जो एक्टिव वोल्केनो है दुनिया में वो जो है एक सर्कुलर बेल्ट में, पैसिफिक ओशन के इर्द गिर्द जो है एक सर्कुलर बेल्ट में मौजूद है, जिसे कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ वोल्केनो जो है वो मेडिटेरियन सी में मिल जाएंगे, कैस्पियन सी में मिल जाएंगे, जिन्हें कि मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट कहते हैं। अब इसके बाद आता है वो फिर अर्थक्वेक भी जो है आपके इंटरनल फोर्सेज के असर का ही परिणाम है। अर्थक्वेक भी क्या होता है? बेसिकली अर्थ के क्रस्ट में जो है सडन वाइब्रेशन होता है इंटरनल फोर्सेज की वजह से। ओके, नाउ दे में ऑल्सो अकर एट द टाइम ऑफ ए वोल्केनिक इरप्शन के टाइम में भी ये वाइब्रेशन जो है वो हो सकता है। Now the point where the earthquake originates inside the earth is called the focus। मतलब कि जहाँ पर जो है अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है अर्थ के नीचे, उसे फोकस कहते हैं। और जो अर्थक्वेक वाइब्रेशन जो होता है वो मान लो कि उस फोकस वाले प्लेस से जो है सभी डायरेक्शंस में फैलता है। ओके, अर्थक्वेक वाइब्रेशंस स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम द फोकस। Now the point on the earth surface which is directly above the focus is called the epicenter। और एग्जैक्टली फोकस के ठीक ऊपर अर्थ के सरफेस पर जो पॉइंट है उसे आप कहिएगा एपिसेंटर। एंड दिस प्लेस एक्सपीरियंसेस द मोस्ट डैमेज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। और ये प्लेस जो है वो अर्थक्वेक के दरमियान सबसे ज़्यादा डैमेज फेस करता है। अब जैसे मान लो कि यहाँ तो एक तो हमने देखा कि वोल्केनिक इरप्शन की वजह से जो है अर्थक्वेक आ सकता है, लेकिन इसके अलावा जो कन्वर्जेंट मूवमेंट जो होता है प्लेट्स का, उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है। जैसे कि सबसे लास्ट रिसेंटली जो है मेरे ख्याल से 2015 में जो है जो भूकंप आया था वो जो है इसी कन्वर्जेंट मूवमेंट की वजह से ही हुआ था। पूरे हिमालयन रीजन में हुआ था। काठमांडू जो है उसका एपिसेंटर रहा, सबसे ज़्यादा जो है उधर ही नुकसान हुआ था इसका, राइट। तो ये आपका हो गया फिर अर्थक्वेक का सिनेरियो। अर्थक्वेक के ट्रेमर्स जो हैं इनको सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड किया जाता है, और अर्थक्वेक का होता है वो रिक्टर स्केल पर मेजर किया जाता है।
इस पर जो नंबर्स हैं स्केल पर वो 0 से लेके 9 तक हैं। 7 मैग्नीट्यूड या उससे ऊपर के जो अर्थक्वेक होते हैं दे आर वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड कॉज हेवी डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। एक्चुअली ये 2015 का जो अर्थक्वेक था नेपाल में खास करके, उसका जो मैग्नीट्यूड था वो 7 से काफ़ी ऊपर था, मेरे ख्याल से 8 के आसपास रहा था वो। नाउ ज़्यादातर जो वर्ल्ड के अर्थक्वेक होते हैं दीज अकर इन द बेल्ट्स ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स। जो यंग फोल्ड माउंटेन्स जैसे कि हिमालयाज़ वगैरह का, वहाँ पर ये जो है अर्थक्वेक होते हैं। एंड दीज आर एरियाज वेयर द अर्थ क्रस्ट इज वीक एंड वोल्केनिक इरप्शंस टेक प्लेस फ्रिक्वेंटली। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर कि अर्थ का क्रस्ट जो है वो कमज़ोर है और वोल्केनिक इरप्शन जो है वो फ्रिक्वेंटली होता रहता है। बट देन डोंट वरी अबाउट जस्ट वोल्केनिक इरप्शन। हिमालयाज इज़ अ गुड प्लेस फॉर वोल्केनिक एक्टिविटीज, राइट। दिल्ली वगैरह में तो लगातार इंटरटेनमेंट चलता ही रहता है हिला डुला के। खैर, तो अब अर्थक्वेक के इफ़ेक्ट को या रिस्क को मिनिमाइज़ करने के मेजर्स क्या हैं। तो हाई रिस्क एरियाज़ में जो है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनाई जाती है और जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उनको मजबूत किया जाता है नई टेक्नोलॉजी से। और जब भी अर्थक्वेक होता है तो अगर इंडोर हैं अगर आप, तो जो भारी मान लो चौखट वोखट है उसके नीचे आ जाए, या कोई अगर मजबूत फर्नीचर है उसके नीचे आ जाए, खिड़कियों से जो है दूर भाग जाए, ओके, क्योंकि टूट सकते हैं। और इसके अलावा अगर बाहर हैं आप तो फिर बिल्डिंग, पेड़ पौधे और इलेक्ट्रिक के पोल इन सबसे दूर हट जाए। फिर मॉक ड्रिल जो है वो भी होना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह में, ओके, और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में, ताकि अर्थक्वेक प्रिपेयरनेस जो है वो फैले लोगों के बीच में। नाउ वी हैव गॉट लाइक दिस केस स्टडी, जिस नेपाल के अर्थक्वेक का मैं रेफरेंस आपको दे रहा था, तो उसी से रिलेटेड है। ये 25 अप्रैल 2015 को आया था। हिमालय में जो है नेपाल में 25 अप्रैल 2015 में आया था। मैं बार बार इसे इसलिए करता क्योंकि बिहार में भी जो है इसका काफ़ी सिग्निफिकेंट असर देखने को मिला था। आई शैल रिमेंबर, इट वॉज द फर्स्ट ईयर ऑफ आवर स्कूल। तो एनीवेज, इसका एपिसेंटर जो था वो लामजुंग गांव के बगल में था, जो कि काठमांडू से 80 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में है, नेपाल की राजधानी से। और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 7.8 था रिक्टर स्केल पर, 8 के आसपास था, मैंने कहा था आपको। और ये जो है बहुत सारे सराउंडिंग कंट्री जैसे कि इंडिया, चाइना, भूटान और बांग्लादेश में भी फील किया गया था। अब ये अर्थक्वेक जो है, जो एक मेजर फॉल्ट लाइन है जहाँ पर कि इंडियन प्लेट जो है वो स्लोली जो है यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है, तो वहीं पर जो है ये ओरिजिनेट हुआ था। और बेसिकली जो स्ट्रेस, धीरे धीरे जो ये एक जो लिथोस्फेरिक प्लेट जो है दूसरे प्लेट के नीचे जो जा रहा है, तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस, एक प्रेशर क्रिएट हो रहा था, उसके अचानक से रिलीज होने की वजह से जो झटका लगा, उसकी वजह से जो है ये अर्थक्वेक कॉज होता है। इसको ऐसे मान सकते हो कि आप जो है बांस को जो है खींचते जाओ, अचानक से छोड़ दो उसको, ठीक वैसा ही इफेक्ट। इसका इफेक्ट ये होगा कि लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों के लॉस, दोनों के टर्म्स में जो है ज़बरदस्त तबाही हुई थी। एस्टिमेट के मुताबिक 2000 लोग मारे गए थे ऑफिशियली, ओके, और कई हज़ार लोग घायल हुए थे, होमलेस हो गए थे। अर्थक्वेक जो था इसने ज़बरदस्त डैमेजेज किए थे मॉन्यूमेंट्स वगैरह को भी, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज, जिनको कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो है दर्जा दिया गया है, काठमांडू, भक्तपुर और ललितपुर में। अर्थक्वेक ने जो है माउंट एवरेस्ट में जो है एवलांच भी क्रिएट कर दिया था, और बगल के जो है लैंगटैंग वैली में। रिलीफ ऑपरेशंस की बात है तो गवर्नमेंट जो है तुरंत एक्शन में आई थी, और नेपाल आर्मी के सोल्जर्स वगैरह जो थे उनको जो है तबाही वाले एरिया में भेजा गया था। वॉलंटियर वगैरह को भी जो है जमा किया गया था। उन्होंने जो है क्राइसिस मैपिंग का यूज किया सैटेलाइट पिक्चर्स वगैरह के साथ और सोशल मीडिया वगैरह के डाटा इनपुट के साथ, और एड वर्क शुरू किया। इंटरनेशनल एजेंसी जैसे कि रेड क्रॉस, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यूनिसेफ और बहुत सारी कंट्रीज़ ने भी जो है प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड किया था। उन्होंने जो है इस नेपाल की सहायता के लिए जो है रेस्क्यू टीम भी भेजी थी, फंड भी जमा किया था। रेस्क्यू टीम में डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, सपोर्ट पर्सनल, वाटर, फूड, हेवी लिफ्टिंग मशीनरी, मेडिकल सप्लाईज, ये सब भी भेजे गए थे। इंडिया जो था वो पहला रिस्पॉन्ड करने वाला कंट्री था, कुछ घंटों के अंदर ही किया था, और इसने जो है अपनी आर्म्ड फोर्सेस को रेस्क्यू और रिलीफ के लिए भेजा था। So well, that was about the internal forces of the earth. Now in the next one we'll look at like the external forces, okay, and with that we will try to like finish this chapter as well, hopefully. Well, until then, have fun. Bye bye.